बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल अर्थात कोशिका की संरचना कैसी होती है, ऐसे ही अब है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल अर्थात कोशिका के जो विद्युतीय अभिलक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं। अब जैसे एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर देखें तो जो एनिमल सेल होती है उस एनिमल सेल में सेल वॉल अर्थात कोशिकीय भित्ति जो है वह नहीं होती है और केवल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल होती है अर्थात कोशिकीय भित्ति जो होती है वह प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। तो एनिमल सेल्स में केवल एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका के विद्युतीय अभिलक्षण यह दर्शाते हैं कि जो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात एनिमल सेल के लिए जो ह्यूमन सेल के समान है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं और कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से जो भी पदार्थ है वे कोशिका के बाहर तथा भीतर आ जा सकते हैं। तो बाहर से जितने भी पदार्थ आते हैं उनकी एक सिलेक्टिविटी होती है कि केवल कुछ पदार्थ ही कोशिका के भीतर एंटर हो सकते हैं अर्थात कुछ आयन्स ही आ सकते हैं तथा अन्य पदार्थ एंटर नहीं हो सकते। तो जितना भी एंट्री तथा एग्जिट है अर्थात जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में भी हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो केवल कुछ पदार्थों को ही पास करती है और बाकी पदार्थों को जो सेल है उसके भीतर नहीं आने देती। तो कोशिका के विद्युतीय अभिलक्षण इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाएगा कि जो कोशिका है उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसी होती है। तो कोशिका के विद्युतीय अभिलक्षण इसमें 3 प्रकार के टर्म्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड डीपोलराइजेशन और थर्ड रीपोलराइजेशन। जो स्टिमुलस होता है वह होता है कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है अर्थात जो भी केमिकल इनपुट दिया जा रहा है या इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया जा रहा है, जितना भी बाहर से इनपुट कोशिका को दिया जाता है उसको कहा जाता है स्टिमुलस। उसके पश्चात आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वह स्थिति होती है जिसमें कोशिका के जो बाहर तथा भीतर का चार्ज होता है वह अनबैलेंस होता है। ऐसे ही रीपोलराइजेशन में यह जो अनबैलेंस था वह पुनः बैलेंस की ओर जाता है। इसमें जो कोशिका के बाहर का चार्ज होता है अर्थात जितना भी आवेश होता है वह होता है धनात्मक और भीतर होता है ऋणात्मक। तो Na+ तथा K+ हम देखेंगे कि 2 प्रकार के आयंस जो हैं उन Na+ तथा K+ के मूवमेंट अर्थात गति को देखा जाता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो Na+ तथा K+ को बाहर जाने देती है और ऐसे ही सेल के भीतर आने देती है। उसी के अनुसार डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन की प्रक्रियाएं सेल में होती हैं। तो इन डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन की प्रक्रियाओं के अनुरूप ही जो सेल है वह विद्युतीय गतिविधि प्रदर्शित करते हैं और इन सेल्स के अनुसार ही जो एक ग्राफ है उसको ऑब्टेन करते हैं। उसमें आता है नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो विद्युतीय अभिलक्षण है, इन विद्युतीय अभिलक्षणों की क्या आवश्यकता है। इन विद्युतीय अभिलक्षणों को यूज़ किया जाता है एज बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल और ऐसे ही स्टेबल स्टेट ऑफ सेल में। तो फर्स्ट बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल अर्थात जो भी EEG है, ECG है, ECG है अर्थात जो भी बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल ह्यूमन बॉडी से लिए जाते हैं वे इन अभिलक्षणों के कारण ही लिए जाते हैं कि इतना वोल्टेज ऑब्टेन हो सकता है ह्यूमन बॉडी से और उसको फिर एक ग्राफ के माध्यम से EEG या ECG पे दिखाया जाता है। ऐसे ही स्टेबल स्टेट ऑफ सेल में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जितनी भी स्टेबल स्टेट ऑफ सेल है वो स्टेबल स्टेट होती है कि जो भी इक्विलिब्रियम की स्थिति है कोशिका की, तो जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है वह तभी पता लगाई जा सकती है जब हमें पता हो कि इसके जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है वो कितना है और उससे कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए और ऐसे उससे ज़्यादा भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए अर्थात वो जो स्टेबल स्टेट का या इक्विलिब्रियम स्टेट का वोल्टेज है वो भी देखा जा सकता है। तो किसी भी एनिमल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या विद्युतीय अभिलक्षण हैं
वो एक तो बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल अर्थात ईईजी, ईसीजी, इसके रिकॉर्डर्स पे जो भी सिग्नल देखा जा रहा है उसमें हेल्पफुल है, और एक जो भी इक्विलिब्रियम की स्टेट है, जो भी स्टेबल स्टेट है कोशिका की, उसको पता लगाने में हेल्पफुल है। अब जैसे एक सेल के लिए ये होते हैं सेल के विभिन्न भाग, अर्थात जो कोशिका है उसके विभिन्न भाग, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही गोल्गी एपरेटस, गोल्गी वेसिकल्स, न्यूक्लियस, ऐसे ही वैक्यूल्स। जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सेल के भीतर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ होता है वह होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी के कारण ही, अर्थात इसके सिलेक्टिव होने के कारण ही, जितने भी पदार्थ हैं वो सेल के भीतर से बाहर की ओर और ऐसे ही बाहर से भीतर की ओर आ जा सकते हैं। इसकी हेल्प से जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उस विद्युतीय गतिविधि को एक ग्राफ के माध्यम से देखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं स्टिमुलस पे। जो स्टिमुलस दिया जाता है, अर्थात जो उत्तेजना दी जाती है, वो मुख्यतः एक प्रकार का एक्सटर्नल इनपुट होता है। वो एक्सटर्नल इनपुट अर्थात जो बाहर से संकेत दिया जाता है, उसी के अनुसार सेल में जितना भी आवेश होता है सेल मेम्ब्रेन पर वो अनबैलेंस होता है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण ही डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो एक्सटर्नल इनपुट दिया जा रहा है वह केमिकल हो सकता है, अर्थात किसी प्रकार का रासायनिक चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, किसी प्रकार की केमिकल प्रोसेस के कारण कोई चेंज हो सकता है इनपुट में, तो उसके कारण स्टिमुलस दिया जाता है। ऐसे एक्सटर्नल इनपुट हो सकता है इलेक्ट्रिकल इनपुट, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इनपुट जो बाहर से दिया जा रहा है उसके कारण जो कोशिका के अर्थात सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो चार्ज है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल या केमिकल इनपुट अर्थात किसी प्रकार के बाह्य इनपुट के कारण जितना भी चार्ज का अनबैलेंस होता है उसको कहा जाता है स्टिमुलस। कि स्टिमुलस अर्थात बाहर से हमने इनपुट दिया और उसके कारण जो भी चार्ज है वो अनबैलेंस हुआ, जिसके कारण डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया एक सेल में हो रही हैं। उसके बाद आते हैं आयन चैनल्स पे। आयन चैनल्स दो प्रकार के होते हैं। आयन चैनल्स का अर्थ है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं, अर्थात ऐसा माना जा सकता है जैसे छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं, और इन गेट्स में एक होते हैं पोटेशियम चैनल्स और एक होते हैं सोडियम चैनल्स। तो जो पोटेशियम चैनल्स हैं अर्थात जो K+ आयन्स हैं केवल उन्हीं को पास होने देते हैं, अन्य आयन्स को पास नहीं होने देते। ऐसे ही जो सोडियम चैनल्स हैं वे केवल Na+ के आयन्स पास होने देते हैं, बाकी आयन्स को पास नहीं होने देते। तो जब पोटेशियम चैनल्स अर्थात K+ के चैनल्स अर्थात स्मॉल गेट्स जो हैं वो खुलते हैं तो K+ आयन्स बाहर जो सेल है उसके बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही Na+ के जब गेट्स खुलते हैं तो Na+ जो है वो बाहर से भीतर आ सकता है। तो Na+ तथा K+ अर्थात वैसे तो जो बाहर का फ्लूइड है उसमें काफ़ी सारे आयन्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जैसे H+, Na+, K+, ऐसे नेगेटिव में Cl-, OH-। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम मुख्यतः इन दो आयन्स को देख रहे हैं, एक तो Na+ के आयन्स और एक K+ के आयन्स। एक पोटेशियम के आयन्स और ऐसे ही सोडियम के आयन्स। तो इसी के अनुसार हो गया पोटेशियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स। तो दो प्रकार के रहेंगे आयन चैनल्स, एक तो K+ के लिए और एक रहेंगे Na+ के लिए, अर्थात पोटेशियम के लिए और ऐसे ही सोडियम के लिए। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली इन आयन्स को भीतर आने देगा या बाहर जाने देगा, और जब आयन चैनल्स खुलेंगे या बंद होंगे उसी के अनुसार जितनी भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अर्थात कोशिका के भीतर तथा एनवायरनमेंट में जितना भी आवेश का या चार्ज का डिफरेंस होता है या अंतर होता है उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जैसे आयन चैनल्स, ऐसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जितना भी कोशिका
के भीतर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, अदर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, तो कोशिका के भीतर और ऐसे ही बाहर, अर्थात जो अन्य जितना भी फ्लूइड कोशिका के आसपास है, तो उस एनवायरनमेंट में तथा भीतर के एनवायरनमेंट में जितना भी चार्ज का डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके कारण ही एक विभव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कोशिका के भीतर तो होता है साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल, और ऐसे ही बाहर जो भी फ्लूइड रहता है, तो ये है फ्लूइड आउटसाइड द सेल, और ऐसे ये है साइटोसॉल। तो इसमें दो प्रकार के आयंस हैं, Na+ आयंस तथा K+ आयंस। दो प्रकार के चैनल्स हो गए, एक तो हो गए हमारे पास सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल केवल Na+ के जो आयंस होंगे उन्हीं का एंट्री तथा एग्जिट जो है वो कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही जो पोटेशियम के चैनल्स हैं, जब पोटेशियम के चैनल्स खुलेंगे तो उसी के अनुसार जो K+ के आयंस हैं वो K+ के आयंस सेल में एंटर हो सकते हैं। तो एक प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। सोडियम चैनल तथा पोटेशियम चैनल्स के अनुसार जो साइटोसॉल है अर्थात सेल के भीतर जो आयंस हैं उनकी एंट्री तथा एग्जिट को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अर्थात चार्ज के बैलेंस तथा फिर से जो अनबैलेंस हुआ और उसके पश्चात वापस जो बैलेंस होगा, अर्थात जो डीपोलराइजेशन तथा पोलराइजेशन की जो क्रियाएं होती हैं उनको एक ग्राफ के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जैसे यह है डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उस ग्राफ में जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस पे लिया जाता है मेम्ब्रेन वोल्टेज। ये मेम्ब्रेन वोल्टेज होता है मिली वोल्ट में, और जो इसका एक्स एक्सिस होता है अर्थात जो एक्स अक्ष होता है उस एक्स एक्सिस पे लिया जाता है टाइम को। तो जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पे जो टाइम है उस टाइम को लिया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के फेज होते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो हमारे पास होता है राइजिंग फेज। राइजिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना या इंक्रीज होना, तो ये होता है राइजिंग फेज। इस राइजिंग फेज में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे लेकर पीक वैल्यू तक अर्थात जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उस तक पहुंचता है। उसके पश्चात आता है फॉलिंग फेज। ये फॉलिंग फेज जो है उस फॉलिंग फेज में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। तो फॉलिंग फेज में पोटेंशियल कम होते होते पुनः उस रेस्टिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो होता है विश्राम का पोटेंशियल, अर्थात जब कोशिका की विश्राम की स्थिति होती है, कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जाता है, उस समय जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है उस तक फॉलिंग फेज का पोटेंशियल पहुंच जाता है। जो पीक वैल्यू होती है वह होती है मैक्सिमम वैल्यू, जो इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ऐसे ही इसमें एक वैल्यू और होती है जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वह कम से कम वैल्यू है कि इतना वोल्टेज तो होगा ही, अर्थात इतनी वोल्टेज पर ही जितनी भी जो राइजिंग फेज़ है वो होगा, और ऐसे ही फॉलिंग फेज़ होगा, अर्थात जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो तभी होगी जब इतना इनपुट कोशिका को दिया जाएगा। यह थ्रेशोल्ड वैल्यू एक प्रकार का मिनिमम इनपुट होता है जो कोशिका को दिया जाता है, अर्थात बाहर से जो स्टिमुलस कोशिका को दिया जा रहा है। उसके बाद आता है आउटसाइड की मेम्ब्रेन, की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है। तो सभी कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वोल्टेज होता है अर्थात विभव होता है। इस विभव के कारण ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भीतर से ऋणात्मक होती है तथा बाहर से धनात्मक होती है। इसका अर्थ है बाहर जितना भी चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और भीतर जितना भी चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो किसी भी सेल के लिए अर्थात किसी भी कोशिका के लिए आउटसाइड होता है माइनस, और भीतर होता है जो उसका आउटसाइड होता है वो होता है प्लस अर्थात धनात्मक, और ऐसे ही जो उसका इनसाइड होता है उसमें होता है ऋणात्मक अर्थात माइनस चार्ज। और इस प्लस माइनस के डिफरेंस के कारण ही जो पोटेंशियल है अर्थात जो विभव है या वोल्टेज है वह कोशिका पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है
डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन जो भी स्टिमुलस देने के कारण वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स जो हैं वो खुलते हैं। जैसे हमने आयन चैनल्स देखे, तो उनमें जैसे ही स्टिमुलस दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल इनपुट या कोई केमिकल चेंज के कारण, तो उसके कारण जो वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स हैं वो खुलते हैं और Na+ जो है वो कोशिका के या सेल के भीतर आ जाता है। ऐसे ही कोशिका अब क्या हो जाएगी, भीतर से धनात्मक और बाहर से ऋणात्मक। जबकि कोशिका पहले क्या थी, भीतर से ऋणात्मक और बाहर से धनात्मक। अब जैसे ही Na+ आयंस जो हैं, उन Na+ आयंस का मूवमेंट होगा या गतिविधि होगी, तो सेल मेम्ब्रेन पहले, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए पहले क्या रहेगा, जो प्लस है वो रहेगा बाहर और जो माइनस है वह रहेगा सेल मेम्ब्रेन के भीतर। तो माइनस भीतर और ऐसे ही जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज रहेगा बाहर। अब जब स्टिमुलस दिया जाएगा और डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो उस डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया में भीतर हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि Na+ आयंस भीतर आ जाएंगे, तो Na+ आयंस के आने के कारण भीतर हो जाएगा धनात्मक या पॉजिटिव और ऐसे ही बाहर हो जाएगा ऋणात्मक या नेगेटिव। इस चार्ज डिफरेंस के कारण ही, इस अनबैलेंस के कारण ही रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो जो रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है, उस रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया में जो वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स हैं, अर्थात जो पोटेशियम के आयन चैनल्स हैं वे खुलते हैं और जो K+ है अर्थात जो पोटेशियम के आयन्स हैं वे कोशिका के बाहर आ जाते हैं। इसके कारण कोशिका के भीतर हो जाता है ऋणात्मक तथा बाहर हो जाता है धनात्मक, अर्थात पुनः चार्ज का बैलेंस हो जाता है और इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि स्टिमुलस देने से पहले कोशिका के भीतर जो भी सेल है उस सेल के या कोशिका के भीतर हो जाएगा अब ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव और ऐसे ही बाहर हो जाएगा धनात्मक अर्थात पॉजिटिव। ये होती है रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया। और इसके पश्चात जो सेल है या कोशिका है वह पुनः जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है या स्टेबल स्टेट है उस स्टेबल स्टेट में आ जाती है, अर्थात जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ऑब्टेन होता है उसको एक ग्राफ के माध्यम से देखा जा सकता है। उस ग्राफ पर जो y एक्सिस होता है उसमें मिली वोल्ट की वोल्टेज देखी जाती है और ऐसे ही जो x एक्सिस होता है या x अक्ष होता है उस पर टाइम होता है। तो टाइम के अक्रॉस या टाइम समय के सापेक्ष इस ग्राफ को देखा जा सकता है। ये जितना भी मिली वोल्ट का वोल्टेज ऑब्टेन होगा डीपोलराइजेशन में तथा रीपोलराइजेशन में, इस वोल्टेज को ही EEG तथा ECG के माध्यम से बाद में एम्पलीफायर की सहायता से एम्पलीफाई करके एक इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डर पर देखा जा सकता है। इसमें ये जो वोल्टेज होगा ये कुछ मिली वोल्ट का ही रहेगा और इस कुछ मिली वोल्ट के वोल्टेज में जो वोल्टेज रहेंगे वो दो प्रकार के रहेंगे, एक रहेगा एक्शन पोटेंशियल और एक रहेगा रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल अर्थात एक प्रकार की विश्राम की स्थिति, उसमें विभव उत्पन्न होगा और एक स्थिति होगी जहाँ पर स्टिमुलस दिया जाएगा अर्थात बाहर से कोई एक्सटर्नल इनपुट दिया जाएगा, वो दूसरी स्थिति होगी जिसमें जो पोटेंशियल प्राप्त होगा अर्थात जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा एक्शन पोटेंशियल। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो इन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में जैसे सबसे पहले रेस्टिंग की स्टेट है, तो ये है इसकी रेस्टिंग की स्टेट। इसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है -90 मिली वोल्ट से लेकर -70 मिली वोल्ट तक। इस स्थिति में अर्थात इस रेस्ट की स्टेट में, विश्राम की स्थिति में Na+ जो होता है वह सेल के बाहर होता है और K+ जो होता है वो सेल के भीतर होता है। ये होती है सेलुलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जब स्टिमुलस दिया जाता है अर्थात बाहर से कोई इनपुट अप्लाई किया, उस स्थिति को कहा जाता है स्टिमुलेशन। उस स्टिमुलेशन के कारण चार्ज का अनबैलेंस होता है अर्थात जो माइनस है वो बाहर हो जाता है, तो सेल के बाहर हो गया माइनस और ऐसे ही सेल के भीतर हो गया प्लस। इस प्रक्रिया के कारण जो Na+ के आयन्स हैं वो सेल में आते हैं और जो K+ के आयन्स हैं वो बाहर जाते हैं, अर्थात Na+ जो है वो हो जाता है सेल के भीतर इनसाइड और जो K+ के आयन्स होते हैं वो हो जाते हैं बाहर, तो सेल के बाहर। तो K+ हो जाएगा बाहर, जितने भी K+ के आयन्स हैं वो हो गए सेल से बाहर और जो Na+ के आयन्स हैं वो Na+ के आयन्स भीतर आ गए सेल में।
इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीपोलराइजेशन। तो Na+ इन और K+ आउट, ये हो जाता है डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन के पश्चात फिर से इक्विलिब्रियम की स्टेट आने के लिए रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब Na+ भीतर आता है तथा K+ बाहर जाता है, उस स्थिति में जो पोटेंशियल होता है उसको कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। यह एक्शन पोटेंशियल जो होता है, इस एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहती है +20 मिलीवोल्ट से लेकर +40 मिलीवोल्ट तक। उसके पश्चात होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में पुनः सेल जो है उसमें धनात्मक बाहर हो जाता है तथा ऋणात्मक भीतर हो जाता है, अर्थात जितने भी Na+ के आयंस हैं वो Na+ के आयंस हो जाते हैं आउट, अर्थात बाहर चले जाते हैं, और ऐसे जो K+ के आयंस होते हैं वो आ जाते हैं भीतर। तो पुनः जो फर्स्ट वाली स्टेट थी, अर्थात जो रेस्टिंग स्टेट थी, उस तक सेल पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रीपोलराइजेशन। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो डीपोलराइजेशन और एक रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में Na+ जो है वह भीतर आएगा तथा K+ बाहर जाएगा, और रीपोलराइजेशन में पुनः जो रेस्टिंग स्टेट है वो उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात Na+ बाहर हो जाएगा और K+ जो है वह भीतर आ जाएगा। तो इसके कारण दो प्रकार के पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वे बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल प्राप्त होते हैं, अर्थात जो बायोमेडिकल सिग्नल प्राप्त हो रहा है ह्यूमन बॉडी से, वो एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल है -90 से -70 वोल्ट, -90 से -70 मिलीवोल्ट, और ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल +20 मिलीवोल्ट से लेकर +40 मिलीवोल्ट तक। इसकी वैल्यू वेरी करती है, जैसे मसल सेल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी, एक ऑर्डिनरी सेल के लिए चीज़ अलग होगी। तो इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वह क्रिया विभव कहलाता है, और जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वह विश्राम विभव कहलाता है। तो कोशिका के विद्युतीय अभिलक्षण दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक तो एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव, और एक रेस्ट पोटेंशियल या विश्राम विभव। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वह डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया से पहले होता है, और जो एक्शन पोटेंशियल है वह रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वह एक्शन पोटेंशियल जो भी स्टिमुलस दिया जाता है, अर्थात बाहर से इनपुट दिया जाता है, उसके पश्चात जो भी वोल्टेज की वैल्यू होती है या विभव का मान होता है वह होता है एक्शन पोटेंशियल। इन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, अर्थात जो भी आयन चैनल्स हैं, उनके खुलने तथा बंद होने के कारण उत्पन्न होता है। कि जो भी आयन चैनल्स हैं वो खुलेंगे या बंद होंगे, अर्थात उनमें से Na+ या K+ के आयंस जो हैं वो एंटर करेंगे या एग्जिट होंगे, उसके कारण एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इसकी वैल्यू जनरली +20 मिलीवोल्ट से लेकर +40 मिलीवोल्ट तक होती है। उसके बाद जो रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है, तो रेस्ट पोटेंशियल या विश्राम विभव वह इक्विलिब्रियम की स्थिति को दर्शाता है, कि जितना भी इक्विलिब्रियम की स्टेट है या स्टेबल स्टेट है वो होगा रेस्टिंग पोटेंशियल। इस स्थिति में सेल को किसी प्रकार का बाहर का इनपुट नहीं दिया जाता, अर्थात स्टिमुलस नहीं दिया जाता। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अर्थात जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन से किसी प्रकार के आयंस का प्रवाह नहीं होता है। तो जिस समय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कोई भी आयन एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात उससे न तो आयंस की एंट्री होती है ना एग्जिट होती है, उस समय जितना भी पोटेंशियल होता है या विभव होता है वह होता है रेस्ट पोटेंशियल। इस रेस्ट पोटेंशियल की वैल्यू इन जनरल -90 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट तक होती है। दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक तो एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मिलीवोल्ट की वैल्यू, और एक रेस्ट पोटेंशियल नेगेटिव मिलीवोल्ट की वैल्यू। इनके आधार पर ही जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वह एक सेल के लिए, एक नॉर्मल जो कोशिका है उसके लिए परिभाषित की जा सकती है। तो ये होते हैं K+ के आयंस, K+ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल के भीतर तथा बाहर जाने के लिए यहाँ पर जैसे ये जो भाग है वो है आयन चैनल्स, अर्थात गेटेड चैनल्स। तो जो एरोज हैं उनके अनुसार ही जो आयंस हैं वो या तो सेल के भीतर आ सकते हैं या सेल के बाहर जा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है K+ का,
वो बैलेंस किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अर्थात जो इसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जहाँ पर किसी प्रकार का स्टिमुलस नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में के प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रता परिवर्तन के कारण जितना भी वोल्टेज होता है वो बैलेंस किया जाता है उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, जिससे कि जो सेल है उस सेल मेम्ब्रेन पर इक्विलिब्रियम की स्टेट में किसी प्रकार का कोई आयन एक्सचेंज नहीं हो और रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वह प्राप्त हो सके। तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन तथा इन स्टिमुलस की एक्टिविटीज़ के कारण जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर हमारे पास रहता है टाइम मिली सेकेंड्स, जो एक्स एक्सिस रहेगा उस पर रहेगा टाइम मिली सेकेंड्स में। ऐसे ही जो वाई एक्सिस रहेगा उस वाई एक्सिस पे रहेगा वोल्टेज मिली वोल्ट में। इसमें एक वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड की। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के पश्चात ही जो डीपोलराइजेशन है वह स्टार्ट होता है या बिगिन होता है। ऐसे ही यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट से लेकर +40 मिलीवोल्ट तक यह वैल्यू दिखाई गई है। ऐसे ही ये -90 मिलीवोल्ट से लेकर +20 मिलीवोल्ट तक हो सकती है। तो सबसे पहले जब स्टिमुलस नहीं दिया तब -70 मिलीवोल्ट होगा इसका रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट या इसकी रेस्टिंग पोटेंशियल, उसके पश्चात कुछ फेल्ड इनिशिएशंस होंगी, अर्थात स्टिमुलस तो दिया लेकिन उतना वोल्टेज जो है वह नहीं मिला। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड एक्सीड करेगा या उसके आगे जाएगा वैसे ही डीपोलराइजेशन जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। उस डीपोलराइजेशन के कारण ही जो Na+ के आयंस हैं वो Na+ के आयंस भीतर आएंगे और K+ के आयंस बाहर जाएंगे। उसके कारण ही जो एक्शन पोटेंशियल है वह एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। इस एक्शन पोटेंशियल के उत्पन्न होने के पश्चात की प्रक्रिया में जो फिर से बैलेंस वाली स्टेट अर्थात रेस्टिंग पोटेंशियल तक पहुंचने की क्रिया है वह कहलाती है रीपोलराइजेशन। इसी में रीपोलराइजेशन के पश्चात वाला जो फेज़ होता है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के पश्चात जो वोल्टेज है वह और ड्रॉप होता है, अर्थात -70 मिलीवोल्ट के पश्चात, और उसके बाद जब वोल्टेज डिक्रीज होता है उसके बाद वैल्यू जाएगी इस रेस्टिंग स्टेट तक, अर्थात जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है इसकी जो फर्स्ट स्टेट है उस तक पहुंच जाएगी। इसमें जो टाइम पीरियड है वो केवल कुछ मिली सेकेंड का लगता है, जैसे 0 से लेकर 5 मिली सेकेंड तक यहाँ पर वैल्यू दिखाई गई है। तो जो टाइम मिली सेकेंड में है उसके अनुसार जो वोल्टेज मिली वोल्ट में है वह उत्पन्न हो जाती है। फिर इसको एम्पलीफाई करके किसी रिकॉर्डर के माध्यम से इसको देखा जा सकता है कि किसी सेल के लिए कितनी वोल्टेज प्राप्त हो रही है। थैंक यू।